My name is Mansi Raka and I am on camera. Today's date is 24th June 2018. I'm interviewing Ms. Shashi Anand for the first time. The interview is taking place at Faridabad, New Delhi, India, and is being conducted on behalf of the 1947 Partition Archive. आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शशि आनंदी है शुरू से पहले चड्डा था। बिफोर मैरिज आई वॉज फ्रॉम चड्डा फैमिली। आपको घर पे प्यार से कोई निकनेम से बुलाते थे? नहीं। आपके फादर का क्या नाम था? राम प्रकाश चड्डा। और आपकी मदर का क्या नाम था? सरला चड्डा। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? लाहौर। और आपका बर्थ डेट क्या है? मेरा बर्थ डेट है 11 अक्टूबर 1942। आपके फादर के साइड पे उनकी जो पहले की जनरेशन थी उनके बारे में आपको क्या पता है? मतलब ज़्यादा पता नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर थे, आगे उनके ब्रदर थे, उनकी फैमिली थी, तो ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे ब्रदर के फादर के एक ब्रदर थे, दो मेरे फादर की स्टेप सिस्टर्स थी। सारी मेरे फादर की और उनके अंकल की जॉइंट फैमिली थी, सब इकट्ठी। और ऐसी तरह आपकी मदर के साइड की फैमिली के बारे में क्या याद है आपको? मदर मेरी 4 बहनें और 2 भाई। इस समय तो खैर कोई भी नहीं है। तो जो उनके भी मेरे नाना जी MES में सर्विस करते थे और मेरे एक मामा भी छोटे MES में थे। तो मेरे मदर सबसे बड़े थे, बाकी सिस्टर छोटी थी। एक ब्रदर बड़ा था, एक ब्रदर छोटा था उनसे। तो बाकी जैसे नॉर्मल उनकी लाइफ होती है सही थी। वो भी लाहौर में ही थी, उनकी फैमिली भी लाहौर में ही थी। तो आफ्टर पार्टीशन वो मेरठ में उनका MES का ना ये कैंट का स्टेशन बना था, तो यहाँ ट्रांसफ़र जैसे जनरल नॉर्मल फैमिली होती। मेरी मासियों की सबकी बाद में शादी हुई, सबकी पढ़ाई इतनी थी। मेरे मदर भी 8th क्लास तक पढ़े हुए थे। तो मेरी मासियाँ भी इतनी थी। कोई 10th थी, कोई 12th थी। 12th तक नहीं कोई किया, कोई 8th, कोई किसी ने प्रभाकर करी थी, एक मेरी मासी ने, और एक मतलब इतनी 8th तक ही पढ़ी हुई थी। आपके घर में कौन कौन रहता था लाहौर में? लाहौर में हमारे बहुत बड़ी फैमिली थी। मतलब जैसे मेरे फादर, उनके एक बड़े भाई, उनकी वाइफ, मेरे चाचा चाची और 2 बुआ भी वहीं पे रहती थी। और मेरे फादर के अंकल के 2 बेटे, वो भी वहीं पे थे। और मेरी ग्रैंड मदर थी। और मेरे ग्रैंडफादर की बाद में डेथ हुई है। मेरे पैदा होने से पहले हो गई थी वैसे, तो वो थे घर में। तो हमारी बहुत बड़ी ह्यूज फैमिली घर में थी। और हमारा काम होता था, अब आजकल तो पता नहीं क्या कहते हैं उसको, ये जो ज्वेलरी लेके लोन देते हैं ना, ऐसा घर का काम था। तो मेरे दादा बहुत मतलब कि काइंड नेचर के थे बड़े। और हमारे नीचे, घर के नीचे एक बहुत बड़ा उन्होंने हॉल बनवा रखा था। और उसमें वो जो जैसे आजकल किसी की हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो प्लास्टर वगैरह डॉक्टर लगाते हैं। तो उस समय प्लास्टर वगैरह नहीं लगते थे। उस समय वैसे ही करके
ट्रीटमेंट करके तो वैसे ठीक करते थे। तो वो काम मेरे दादा ऐसे करते थे, सोशल सर्विस। तो नीचे उन्होंने हॉल बना रखा था, वहाँ बेड लगा रखे थे 4। कोई आदमी इमीडिएटली नहीं जा सकता घर अपने, तो वो वहाँ पे रेस्ट वगैरह कर सकता है। कोई अपने घर से दूध नहीं पी के आता, उसको पहले दूध पिलाते थे। भाई इसका करते करते ट्रीटमेंट, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए या ये बेहोश ना हो जाए, तो उसको दूध वूध पिलाते थे और सब करते थे और मेरी ग्रैंड मदर भी सुबह बच्चों को, पड़ोस में जितने बच्चे होते थे तो मेरे ग्रैंड मदर उनके गले में ना, उसको चुंडी बोलते थे, वो लगाते थे। दवाई एक पाउडर टाइप का मटेरियल होता है, उसको गले में इस तरीके से लगाते हैं कि बच्चों के गला वला ठीक हो जाता है। और शाम के टाइम आँखों में वो डालते थे दवाई, जिसकी आँखें आई हुई हैं या ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है बच्चों को या कुछ, तो मेरे ग्रैंड मदर ये करते थे। तो बाकी घर में इतना काम था, ऊपर के काम करने वाले नौकर चाकर बहुत थे, पर खाना मेरी ग्रैंड मदर खुद बनाती थी, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर किसी के हाथ के बने का खाना नहीं खाते थे, खाना वही बनाते थे। बहुत जैसे होता है ना आजकल, तो आप पता नहीं, जैसे पुरानी रॉयल फैमिली थी, घर में भैंस सब कुछ, घर का दूध मक्खन। हमारे घर में चाय नहीं बनती थी, मुझे याद है, कोई चाय पीता ही नहीं था, ना कोई चाय सर्व होती थी, लस्सी चलती थी ज़्यादा। हमारे वो बहुत बड़ा मटका होता था, उसमें लस्सी बना के सुबह रखते थे और मक्खन, घर के इतने बड़े बॉल में मक्खन निकलता था वाइट मक्खन। और वो सुबह ब्रेड नहीं होती थी तब, रात की बासी रोटी बना के रखते थे, और जो बड़े मेंबर हैं उनके लिए पूरी रोटी, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हाफ। उसके ऊपर, सबके ऊपर मक्खन रखा होता था। बड़ी सी, आजकल ये जो केन के बनाते हैं ना, वो बड़ा सा चंगेर बोलते थे उसको, उस जिसमें रखते थे, बहुत बड़े सी परात के टाइप ना, थाल के टाइप बोल लो, थाल बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, वो केन का बना होता था, केन का, या ये जो छोटी पतली पतली स्टिक्स होती हैं उसका बना हुआ था, उसमें रखी होती थी। अपने आप आओ, मटके में से गिलास लस्सी का अपना डालो, अपनी रोटी पकड़ो, जिसने चीनी के साथ खाना है वो चीनी डाल ले, जिसने अचार के साथ खाना है, साथ अचार पड़ा है, वो अचार के साथ अपनी रोटी, और नाश्ता होता था। ये सबका नाश्ता होता था, कोई ऐसे स्पेशल नहीं बनता था, ऐसी चीज़ें मतलब कि नहीं। हाँ, कभी कोई कुछ हुआ तो पूरी वूरी बन जाती थी तब, नहीं तो वैसे नॉर्मल। हमारे घर में नॉनवेज बहुत बनता था, नॉनवेज के मेरे ग्रैंडफादर बहुत शौकीन थे, और आगे मेरे फादर, मेरे चाचा सब मतलब कि खाते थे। तो वो मेरी दादी खुद ही बनाती थी सब, वो खाते नहीं थे लेकिन वो बनाते सब कुछ थे। मेरे फादर ने उन्हीं से सीखा हुआ, हमने उन्हीं से सीखा हुआ। बाकी जैसे घर में टांगा रखा हुआ था, जैसे आजकल लोगों ने गाड़ी रखी होती है, उस समय टांगा होता था। टांगे का ड्राइवर, उसको कोचवान बोलते थे, जो टांगा चलाता था, वो मुस्लिम था हमारा। और हमारा घर एक हिंदुओं का घर, सारे मुस्लिम, हमारा मोहल्ला बिल्कुल मुसलमानों का था। और हमारे घर की लेडीज़ जब बाहर जाती थी, मेरे ग्रैंडफादर उनको विदाउट बुर्का नहीं जाने देते थे, बुर्का पहना के भेजते थे, क्योंकि मेरी ताई, मेरे मम्मी, मेरी चाची या
उनकी वो मेरे जो फादर के कज़न ब्रदर थे, उनकी वाइफ, उनकी बेटी या कोई, वो नेचुरली बहुत सुंदर थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था, तो बुर्के में भेजते थे, क्योंकि उन्होंने क्रॉस भी मुसलमानों की है, बाज़ार में से क्रॉस करके जाना होता था, घर से भी निकलना तो सब मुसलमान होते थे, तो बुर्का पहन के भेजते थे। अदरवाइज आपकी फैमिली का रिलीजन क्या था? हिंदू। उसके अलावा आपकी फैमिली के सारे लोग वही बिजनेस करते थे? हाँ, कोई सेपरेट बिजनेस नहीं था। आफ्टर पार्टीशन सिर्फ मेरे फादर पुलिस में थे, बाकी तो सब यही थे। मेरे चाचा अभी छोटे थे, उन्होंने यहाँ आके आफ्टर पार्टीशन वो ग्वालियर शिफ्ट हो गए और वहाँ उन्होंने साइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू किया था शुरू में। अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, 2 बेटे हैं उनके, तो एक तो फिर धीरे धीरे रिपेयरिंग की। पहले तो ऐसे ही बैठते थे तो साइकिल की रिपेयरिंग का काम करते थे, फिर धीरे धीरे शॉप बन गई, बहुत बड़ी शॉप बन गई। एक बेटे की ऑटोमोबाइल्स की है, बड़े बेटे की, तो बाकी घर में और सारे कुछ ऐसा ही कोई खास काम नहीं करते थे, सब यही था। पर आपके फादर लाहौर में भी पुलिस में काम करते थे? हाँ, पुलिस में। वो डीएवी कॉलेज से पढ़े हुए थे, डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज से, और वो पुलिस में सिलेक्ट हो गए थे, और वो इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर थे। ओलंपिक भी खेली हैं उन्होंने, मेरे फादर ने। उस समय टोक्यो, सिंगापुर, सब जगह वो होके आए हुए थे। तो हॉकी की वजह से ही उनको पुलिस में सर्विस मिली हुई थी। वो पंजाब पुलिस में थे। इधर जब आफ्टर शिफ्टिंग, पहले तो सब इकट्ठा ही था ना, ये एरिया सारा पंजाब का ही गिना जाता था, लाहौर अमृतसर वाला सारा। हार्डली 1 घंटे का रास्ता है अमृतसर से लाहौर का, 1.5 घंटे का। आप कभी बॉर्डर तक गए नहीं? अमृतसर से 1 घंटे आगे रास्ता है बॉर्डर तक, वाघा बॉर्डर है उसका नाम, यू मस्ट हैव लिसन। तो मेरे फादर तो वाघा बॉर्डर पे बहुत देर तक करते रहे, बॉर्डर इंचार्ज थे। जब मेरी शादी से पहले वो 2-3 साल वहाँ पे थे, तो एक्चुअली उनकी जितनी पोस्टिंग होती थी ना, वो सारी नॉन फैमिली स्टेशन पे होती थी, वो सारे बॉर्डर्स पे रहे हैं। जैसे पहले ट्रेनिंग तो उन्होंने सारी जगह पीएपी जलंधर से ली हुई थी सारी, या फ्लोर से ली हुई थी इसकी, और बाकी वो जितने बॉर्डर्स हैं आसपास, फिरोजपुर, जहानकेला पंजाब के, सांबा पठानकोट का, फिर वाघा, उसके बाद वो कितनी देर तक रेलवे में उनकी थोड़ी हो गई बिफोर, मतलब कि रिटायरमेंट। वो मैनेजर भी रहे फिर पंजाब हॉकी टीम के, तो उसके बाद रिटायर। उन्होंने बहुत, मतलब कि जो मैच है बड़े बड़े खेले हुए हैं, और राजेंद्र प्रसाद के साथ उनकी बहुत सारी फ़ोटो थी। हमारे पहले वो थे, प्रेसिडेंट थे, तो हम तो उस समय क्या बहुत छोटे छोटे थे, हम देखते थे और सुनते थे। हम जब पढ़ रहे थे तभी वो टोक्यो गए थे, सिंगापुर गए थे, और बाकी इंडिया में तो जितने कई जगह उनके मैच होते ही रहते थे। वॉज ए बेस्ट प्लेयर। पुरानी हिस्ट्री अगर आप हॉकी की पढ़ो तो उसमें उनका नाम होगा। ध्यानचंद हॉकी टीम में,
ध्यानचंद एक बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर हो चुका है, उसके नाम पे बड़ी हुई थी। आपके सिबलिंग्स के बारे में बताइए। हम 3 सिस्टर्स हैं, एल्डेस्ट मैं हूँ, 2 छोटी हैं, दोनों इधर दिल्ली में थी। 6-7 साल हो गए मेरी सबसे छोटी सिस्टर की डेथ हो गई थी। बीच वाली है, पटेल नगर में रहती है। उनके बच्चे सब सेटल्ड है, फैमिली सेटल्ड है। आपको बचपन में ऐसे कोई स्टोरीज सुनाया करता था? हाँ, मेरे ग्रैंड मदर ज़्यादा सुनाया करते थे। कोई ऐसी लंबी चौड़ी नहीं, ठीक ऐसे जनरल जो स्टोरीज होती हैं कोई ऐसे ही होती थी। बाकी मुझे इतना थोड़ा सा याद आया क्योंकि मेरी एज उसमें 3.5 साल के करीब, 4 साल की होगी जब, तो हमारा बहुत बड़ा लकड़ी का गेट होता था बाहर, जैसे बड़े बड़े फाटक बने होते हैं ना, तो उसमें एक खिड़की बनी हुई थी, छोटी सी खिड़की खोलते थे। जैसे आजकल अंदर घुसने के लिए पहले कार्ड चेक करता है, तो वैसे ही उस खिड़की में से चेक करते थे कौन आया। तो वो तब खोलते थे छोटा गेट, बड़ा गेट नहीं खोलते थे, खिड़की के साथ छोटा गेट होता था, उससे अंदर आते थे। इतना थोड़ा सा मुझे याद है। और इतना मुझे है कि मैं टांगे में छोटे होते घूमती रही हूँ खूब अपने ड्राइवर कोचवान के साथ। बहुत मतलब कि वो अच्छा और सिंसियर भी था। आजकल ऐसे ड्राइवर मिलने मुश्किल है कि वो उसने किसी को, सारी घर की फैमिली को उसने बाहर निकाला, टांगे में बिठा बिठा के, सामान ऊपर दूसरा रख के, किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे निकल गए हैं, और बड़े आराम से सारे करके निकले हैं। कोई किसी प्रॉब्लम में कोई उसमें आके नहीं निकले, बड़े आराम से टांगे में बैठ के कैंप तक वो छोड़ देता था, कैंप से आगे चले जाते थे। आगे कैंप के बाद इंडिया में उनके लेने वाले आए होते थे। तो सबसे लास्ट में मेरे ग्रैंड मदर आए थे और सारा घर खुला छोड़ के लगा लगाया, खाना बनाया, सब पड़ा हुआ, उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर दूध की कढ़ाई पड़ी हुई थी, सब ऐसे छोड़ के कि ताकि किसी को पता ना चले कि घर खाली हो गया, घर में कोई नहीं। सबसे बाद में वो निकले आए थे, और वो तो किसी को कुछ काम पड़ गया तो कोई घर में आया, उसने जैसे खटखटाया या पता करा तो अंदर घुस के उसने देखा तो घर में तो कोई है ही नहीं। तब उसने शोर मचा दिया कि ये लोग चले गए, क्योंकि वहाँ मुसलमानों ने, मेरी ताई की लड़कियाँ थी तो उनकी शादी के लिए प्रपोज कर दिया, तो जिसकी वजह से वो जल्दी निकले थे, तब निकाला था पहले। वो थोड़ी बड़ी थी, हम तो छोटे थे। जो आपके नेबर्स थे सब मुस्लिम थे, पर उनसे आपके रिलेशंस कैसे बहुत अच्छे थे। जैसे उनके त्यौहार होते हैं उसमें हम शामिल होते थे, हमारे त्यौहार में वो भी शामिल होते थे? कौन से त्योहार मनाए जाते थे उस समय? ऐसा है कि मुसलमानों के तो ये ईद का त्यौहार ही ज़्यादा होता है, उसमें ही बहुत होता था। मेरे ग्रैंडफादर का एक मुस्लिम दोस्त था, बहुत अच्छा था। मेरे फादर बाद में भी 2 बार गए हैं पाकिस्तान मैच खेलने, तो मिल के आए हैं। हमारे कोचवान को भी बुलाया उन्होंने, और अपने वहाँ मोहल्ले में भी गए थे, तो मेरे ग्रैंडफादर के फ्रेंड उनको भी, उन्होंने हमारे लिए वहाँ से सामान भी भेजा खाने के लिए, जो वहाँ की स्पेशल चीज़ होगी। तो
तो हमारे जो त्योहार जनरल होते हैं उसमें वो आते जाते थे, जैसे होली दिवाली के ज़्यादा मनाए जाते थे घर में। उस समय आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा होता था? फेवरेट फेस्टिवल? फेस्टिवल तो देखो मुझे तो इतना याद ही नहीं, आई वॉज टू स्मॉल। कोई फेस्टिवल नहीं, जैसे सब मनाए जाते हैं ठीक है, पता होता था दिवाली दिवाली में होता है या कुछ होता है, बस ऐसे होते हैं। हर त्योहार थे फेवरेट तो आप बताओ, मतलब सारे ही होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, उसमें इंजॉय करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, तो फेवरेट तो सारे ही थे। ये हिंदुओं के तो त्योहार ज़्यादा 2-3 ही हैं, होली दिवाली है ज़्यादा, बाकी तो ये छोटे मोटे तो सारा साल चलते ही रहते हैं। अब जितने स्टेट्स बन चुकी हैं इंडिया में, उतने ही उनके आगे फेस्टिवल उनके अलग अलग हो चुके हैं। अब नॉर्थ इंडिया के अलग है, साउथ के अलग है, अब महाराष्ट्र में चले जाओ वहाँ सब अलग है। सिर्फ एक नॉर्मल त्यौहार जो है जनरल जो सब मनाते हैं, मेरे ख्याल में दिवाली के अलावा और कुछ कोई नहीं है। एक दिवाली है जो सारे इंडिया में क्या आउट ऑफ इंडिया भी मनाया जाता है। जिस तरह उस समय फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, उसमें और आज में क्या फ़र्क है? ऐसा है कि उस समय जो थी ज़्यादा दुश्मनी नहीं होती थी, भाईचारा आपस में थोड़ा ज़्यादा होता था, अच्छा होता था। आजकल लोगों के दिलों में ना वैर विरोध ये सब कुछ बहुत बढ़ चुका है, गुस्सा। तो आजकल इतने साफ दिल से त्योहार नहीं मनाए जाते जितने पहले मनाए जाते थे। मनाए तो जाते हैं जरूर, पर फिर भी दिल में कुछ ना कुछ खुंदक रहती ही है, हर एक के दिल में रहती है। इवन अपने रिश्तेदारों में देख लो, उनमें ही ऐसा होता है कि ये कितना तरक्की क्यों कर गया है, मैं क्यों नीचे हूँ, और उसी में ही आपस में बहुत खुंदक करते हैं। आजकल थोड़ा ये चीज़ ज़्यादा बढ़ चुकी है। त्योहारों के टाइम पे खाना क्या क्या बनता था वहाँ? खाना स्पेशल, जैसे जो मुस्लिम का स्पेशल खाना होता है वो बनता था, और हमारा जो स्पेशल खाना होता है हमारा तो तकरीबन यही नॉन वेज में बिरयानी हो गई, चिकन हो गया, मटन हो गया, ऐसी चीज़ें, फिश हो गई, ये सब चलता था। और वेज में जैसे नॉर्मल पूड़ी पराठा और अच्छी मतलब कि रिच ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स होती हैं, ये ऐसी चीज़ें बनती थी। और स्वीट डिश, तब भी मीठा चलता था, अब भी चलता है। तब भी ऐसे ही कुछ बाज़ार से आता था, कुछ घर में बनता था। तो उस समय के खाने बनाने के स्टाइल में क्या फ़र्क था आज से? आजकल का खाना जो है काफ़ी मैकेनिकल हो चुका है। उस समय के खाने में मैनुअल मतलब कि वर्क करना, मैनुअल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। आजकल आपको जैसे मसाले तैयार मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है, हर चीज़ तैयार मिल जाती है। उस समय तो हर चीज़ आपको अपने हाथों से करनी पड़ती थी और मेहनत ज़्यादा होती थी। और आजकल के खाने में तो अब गैस पे हर चीज़ बन जाती है, पहले चूल्हे पे बनता था, आदमी को 10 बार ऊपर नीचे उठना बैठ करनी पड़ती थी, ऊपर कुछ सामान पड़ा होता है, कुछ नीचे पड़ा होता है, करना पड़ता। आजकल तो आप
किचन में सारा स्टैंडिंग किचन है, कोई नीचे बैठ के, कोई चूल्हा नहीं है, कोई नहीं है। चूल्हे के बाद स्टोव शुरू हुआ। अभी भी बहुत जगह पे चूल्हे जलते हैं, लकड़ी के चूल्हे, जैसे लकड़ी लगा के। इवन मुझे याद है अमृतसर में हमारा घर होता था तो उसमें भी चूल्हा बना हुआ था। हम जलाते नहीं थे, हम ज़्यादा या स्टोव या अंगीठी लगती थी हमारे, अंगीठी पे होता था। अगर कोई लंबा काम है, सर्दियों का मौसम में ज़्यादा अंगीठी लगती थी, गर्मियों में स्टोव पे ज़्यादा होता था। तो उस समय तो स्टोव भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, चूल्हे ही चूल्हे थे बस। तो आजकल उसमें भी बड़ा फ़र्क है। और आगे आपको हर चीज़ हाथ से पीसनी पड़ती थी, इवन गेहूं तक चक्की से पीसा जाता था। और हर चीज़ आपको जो पाउडर में चाहिए होती थी चक्की में पीसनी पड़ती। आजकल तो हर चीज़ आपको बाज़ार में पैकेट में मिल जाती है और मशीनों में आटा पिसता है, इवन पैक्ड बैग आते हैं। कई कई चक्कियाँ अभी भी हैं, किसी किसी जगह में, शहर में 2-4 तो चक्की ज़रूर होती हैं। आजकल तो आपको रजाइयाँ भी बड़ी पोली की मिल जाती हैं और दूसरी मिल जाती हैं। उस समय तो सारा घर में होता था काम। और जब आपकी थोड़ी रजाइयाँ इकट्ठी हो जाते थे, फिर घर में आदमी को बुलाते थे, वो धुनाई करता था। और तब अपने हाथ से सब बनाते थे और अपने हाथ से करते थे। तब बड़े मेहनत वाले काम होते थे। मेरे ग्रैंड मदर बताते हैं अपने हाथ से उन्होंने चरखा चला चला के, चरखा भी चलाया हुआ और खेस तक बुने हुए मेरे ग्रैंड मदर के हाथ। मेरे मदर के हाथ के क्रोशिये की बनी हुई चादर तक बनी। ये जो क्रोशिया होता है, क्रोनेट इसको बोलते हैं। तो उस समय के काम ऐसे बहुत होते थे। आजकल तो लोग घूमते रहते हैं, किट्टियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं जब टाइम होता है। उस समय ये सब कुछ नहीं होता था। घर में जो खाली काम, अगर आपको घर का काम निपटाने के बाद अगर टाइम जिसको होता तो घर में ऐसे काम होते थे। जो खाने का पीसने का काम है वो होता था। कपड़े सारे हाथ से धुलते थे। तब तो ये कोई पाउडर भी नहीं चले हुए थे, सारे साबुन से होते थे। बड़े बड़े कपड़ों के लिए पानी और साबुन बॉईल करना पड़ता था आपको। पानी में साबुन मिला के काट के छोटा छोटा उसको बॉईल करते थे। जैसे चादरें वादरें तौलिए आप ये ऐसे सफ़ेद कपड़े हैं या कैसे जैसे, तो उनको ऐसे उसमें धोते थे और सब कपड़ों को साबुन लगा के ऐसे हाथ से। और वो होता था डंडा बोलते थे उसको, जिससे कपड़े को पटका जाता था। वो मार मार के पीट के तो फिर वो कहते थे साफ होते। और कि पहले की लाइफ बड़ी मेहनत वाली थी। आजकल की लाइफ इतनी नहीं है। आपका आपके बचपन से कोई स्टोरीज या कोई पोएम्स या कोई सॉन्ग्स याद है जो उस समय में होते थे? हमारे टाइम में इतना सब कुछ नहीं होता था। ना मदर्स लोग ऐसे सुनाते थे, ना उनके पास टाइम होता था। मुझे बस इतनी कुछ याद है कि जब पार्टीशन के टाइम, पार्टीशन हो चुका था, 2-3 दिन की बात है, बाद में ही तो जब फिर सबसे बाद में मेरे ग्रैंड मदर रह गए थे, तो मेरे जब फादर आए तो उन्होंने मुझे और मेरी जो छोटी सिस्टर है मुझसे, हम दोनों को वहाँ रख लिया था अपने पास कि मेरा अकेले दिल नहीं लगेगा घर में, तो मैं अकेली हूँ तो इनको बच्चों को छोड़ जाओ। तो फिर जब एक बार कुछ ऐसे ही अटैक सा कर दिया था
तो फिर उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के ना, हमारी नीचे खिड़की से नीचे मुसलमानों का घर होता था, तो वहाँ पे खिड़की से पकड़ के तो वहाँ नीचे उनको पकड़ा दिया था। तो उसके बाद उन्होंने ना फिर हमको भिजवा दिया था इंडिया। मेरे फादर तब इंडिया आ चुके थे, क्योंकि आग तो बहुत देर तक बाद में भी दहकती रही है ना, इनकी पार्टीशन की आपस में ख़त्म तो नहीं हुई थी। तो जब उनको पता चला तो फिर मेरे ग्रैंड मदर ने ना, मेरे फादर का दोस्त था वहाँ पे, वो भी हिंदू था, तो अभी वो आ जा रहा था, वो भी पुलिस में ही था। तो फिर उसके हाथ मेरे को और मेरी सिस्टर को उन्होंने उसके साथ भिजवा दिया था। आगे इंडिया कैंप में मेरे फादर आए हुए थे, उन्होंने वहाँ से हमें ले लिया था। बस इतना मुझे याद है। हम उंगली पकड़ के, एक तरफ मेरी सिस्टर ने पकड़ी थी, एक मैंने पकड़ी थी उनकी तरफ उनकी, और वो हमें लेके आया था। कि तो आए तो पहले जीप में थे, पर थोड़ा सा ऐसा जो एरिया होता है ना, जो उनका बॉर्डर का एरिया नहीं होता, बीच में कॉमन होता है, फिर वहाँ से हम पैदल लेके छोड़ने के लिए। उस समय कुछ ऐसी डिशेस बनती थी जो आज बनती नहीं है यहाँ पे, जो सिर्फ वहाँ लाहौर में बनाया करते थे। नहीं, आजकल जो टिपिकल पाकिस्तानी मोहल्ले हैं उनमें बनती हैं। चांदनी चौक में जाओ, जामा मस्जिद में जाओ, सब बनती हैं। और अभी भी लखनऊ में तो आपके बहुत बनती हैं। जो मेरठ में भी एक कतलम्मा हलवा बनता था, वो आजकल भी मेरठ में नचंदी लगती है, मेला टाइप लगता है, जैसे आपके फेयर लगता है ना, वैसे टाइप का। 1 महीने 1.5 महीने का होता है वो। तो उसमें वो हलवा और वो पराठा बनता है, उसको कतलम्मा बोलते थे पहले। तो आजकल की चीज़ें और पुराने टाइप की चीज़ों में बहुत फ़र्क होता था। ऐसा है, पहले घर में सब कुछ बनता था, हर चीज़। तो घर में जो चीज़ आप जितनी बना सकते हो वो बनती थी। नॉर्मल लाइफ होती थी, नॉर्मल सब्जियां, दाल सब्जी, नॉर्मल रोटी पराठा, ऐसा चलता था। बिस्किट ज़्यादा नहीं चलते थे, ब्रेड नहीं बिल्कुल भी चलती थी। ब्रेड मैंने तो सुना नहीं उस समय, बिल्कुल ही नहीं सुना। इंडिया में आके ब्रेड सुना था, जब मैं वो भी 8-9 साल की हो गई थी, तब सुनी थी ब्रेड। तो इसलिए पहले खाने में, आजकल तो ये आपके इतने फास्ट फूड्स बाहर हो गए हैं शुरू, ये खाने ऐसे शुरू हो गए हैं, तो बच्चे भी वही खाना खाते हैं। पहले ये कुछ नहीं, पहले खाना बिल्कुल आपको घर का तो ज़रूर मिलता था, पर बिल्कुल प्योर मिलता था, मिलावट नहीं होती थी पहले खाने में। जैसे आपने बताया वहाँ मेले वगैरह लगते थे, इस तरह का और एंटरटेनमेंट का क्या सोर्स होता था उस समय? जनरल देखो, ऐसे कुश्ती और ये रेस वेस चलती रहती थी, बैलों की रेस, भैंसों की रेस, और इनमें चिकन लड़ाई करते हैं आपस में, जैसे मुर्गे का ऐसे होता था। बस एंटरटेनमेंट के ज़्यादा यही तरीके होते थे। हो सकता है पिक्चर भी हो, पर हम तो छोटे थे बहुत, हमें नहीं ख्याल है वहाँ की पिक्चर का। और कोई हमारे मदर फादर से हमने कोई ऐसी बात भी नहीं सुनी कि वो पिक्चर देखने जाते थे या कुछ। आपके घर में लैंग्वेज कौन सी बोलते थे? हमारे लैंग्वेज पंजाबी चलती थी, अभी भी पंजाबी चलती। और आप स्कूल जाते थे वहाँ?
नहीं, मेरी स्कूलिंग इंडिया में आके शुरू, क्योंकि पहले नर्सरी केजी कुछ नहीं होता था, पहले सीधा स्कूल में फर्स्ट से लेते थे। तो तब 4-4.5 का बच्चा, 4-4.5 साल का बच्चा जब होता था तब लेते थे। तो तब मेरी स्कूलिंग अमृतसर में, सबसे पहले मैं बाल स्कूल में पढ़ी थोड़ी देर, फिर मैं आर्य समाज में आ गई थी। फिर मेरी मैट्रिक, तब मैट्रिक होती थी, मैट्रिक करी है मैंने, 10th करके 4 साल कॉलेज में लगाए थे। उसके बाद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर से मेरी ग्रेजुएशन हुई। और वही अमृतसर में ही मेरी शादी हुई। मतलब आफ्टर पार्टीशन हम अमृतसर 63 तक रहे, नहीं 65 तक मेरे फादर रहे हैं, जब वो पाकिस्तान का अटैक हुआ था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया। और उस समय वहाँ से आने के बाद जिसको जो घर खाली मिला है उसने वो उसके अंदर घुस गया। आफ्टर पार्टीशन जब लोग आए तो ऐसे ही, मतलब कि ना तो कोई देखने वाला, ना चेक करने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। जिसने देखा जो घर खाली पड़ा है उसमें वो घुस गया, वही उसका घर हो गया। उस समय जो शादी वगैरह के फंक्शंस होते थे वहाँ, उनमें क्या कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते थे उस समय के? मेरी अपनी ही शादी उस समय हुई थी, बहुत पुरानी हो चुकी है मेरी शादी। नहीं, यानी लाहौर में। लाहौर का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो थी जब पार्टीशन हुआ है तभी 3.5 साल की थी, तो कोई उस समय मुझे लाहौर की शादियों का पता नहीं। कस्टम तो देखो वही होते हैं जो हर धर्म के अलग अलग होते हैं, तो हर शादी में वही जो कस्टम किए जाते हैं, चाहे पहले हो चाहे बाद में शादी में। उस समय आपके घर में बिजली होती थी? बिजली यहाँ आके थोड़ी देर मेरे फादर में, क्यों हमने जो मकान लिया आफ्टर पार्टीशन, जिसमें हम से खाली मकान था जो, वहाँ लाइट नहीं थी। मेरे फादर लैंप में, केरोसिन ऑयल का लैंप था बहुत बड़ा सा, इतना ऊंचा होता था, उस पर काम करते थे। अब मुझे लाहौर के घर का याद नहीं कि बिजली थी कि नहीं, कुछ ध्यान नहीं है, इतना नहीं याद। आई वॉज सो स्मॉल। आपने बताया आप लोग बुर्का पहनते थे? बुर्का हाँ, मेरे मदर वगैरह पहनते थे। उसके अलावा यानी कपड़े क्या पहने जाते थे उस समय? नॉर्मल साड़ी सलवार, जैसे अब सलवार साड़ी पहनते हैं वो वैसे ही साड़ियाँ और ये सलवार सूट पहने जाते थे। और मैन क्या पहनते थे? मैन यही कमीज, घर में पजामा चलता था, कुर्ता पजामा, और बाहर पैंट पैंट और कमीज शर्ट डालते थे। कभी कभी धोती भी पहनते थे। और जैसे मेरे चाचा और मेरे ग्रैंडफादर, वो रात को सोते समय लुंगी पहनते थे। लुंगी जो आजकल चेन्नई में, साउथ में लुंगी मिलती है, वो वैसे धोती वैसे पहनते थे। मेरे फादर भी जहाँ आके पहनते रहे हैं बहुत देर तक। वहाँ कोई मंदिर या कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप थी जहाँ आप लोग जाया करते थे? जरूर होती होंगी, मुझे तो ध्यान नहीं है, मुझे नहीं है पता, बस जरूर होती होंगी।
जब मुसलमानों के मस्जिद और ये सारे बने हुए हैं, हिंदुओं के गुरुद्वारे मंदिर सब बने हुए हैं वहाँ पे। अब भी तो ऐसी कोई मतलब कि मनाही नहीं है, जहाँ पे हर जगह मस्जिद भी बनी हुई है। और तब उस टाइम पे भी मस्जिदें बनी होती थी। और ज़रूर जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं तो मंदिर भी तो बनाए जाते हैं साथ। छुट्टियों के टाइम पे आप कहीं बाहर घूमने जाया करते थे? इंडिया की बात है ना, मैं तो इंडिया की बात करूँगी, क्योंकि मैं तो स्कूल इंडिया में ही आके दाखिल हुई हूँ। तब इतना उस समय घूमने का नहीं था, बहुत ज़्यादा होता था तो नानी के घर चले गए, मासी के घर चले गए। ये हमारे बच्चे भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही जाते थे नानी के घर। और ये बच्चे भी अपनी मासी के घर चले गए, नानी के घर चले गए। बाहर ऐसे घूमने का कोई रिवाज नहीं होता था। जैसे उठे तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। पहले तो इंडिया के बीच में जितने हिल स्टेशन थे, पिकनिक स्पॉट से, वहाँ लोग घूमने जाता था। लेकिन आजकल तो लोगों की जो छुट्टियां हैं वो फॉरेन में होती। आजकल इंडिया में तो कोई घूमना ज़्यादा पसंद ही नहीं करता। उस समय का न्यूज़ का सोर्स क्या होता था? न्यूज़पेपर आता था वहाँ या रेडियो होता था? रेडियो तो होगा, मुझे याद है आफ्टर पार्टीशन हमारे पास एक छोटा सा रेडियो था मर्फी का। न्यूज़पेपर तो आता था, वो तो छपता था। आपकी फैमिली में से कोई भी जैसे इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था 42 में, तो उस समय कोई भी पार्ट था उसका या किसी ने पॉलिटिक्स में कोई इन्वॉल्व था? क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनका तो सवाल ही नहीं हो सकता। बाकी और कोई हमारे घर में था नहीं। आपके खुद के कोई मुस्लिम फ्रेंड्स होते थे नेबरहुड में, या जो नेबर्स थे उनके बच्चे? देखो मैं तो बता रही हूँ ना, 3.5 की इंडिया में आ गई थी, तो मेरे को तो कुछ पता नहीं। अब हमारे तो होंगे भी, तो हमारे उनके होंगे कोई दोस्त जो हमारे बड़े हैं या कुछ, तो मुझे अपना तो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ नहीं था। और उस समय अगर कोई बीमार हो जाता था तो क्या सिस्टम था उनके लिए? ऐसा है, कहीं कहीं दूर दूर हॉस्पिटल बने हुए थे, मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम थी। डॉक्टर तो होते थे पर इतने नहीं होते थे। जैसे मेरे ग्रैंडफादर को अस्थमा था, तो उनको उस समय कसौली लेके गए थे। मेरे ग्रैंडमदर वहाँ सोलन में जाके ना उनके साथ रहे थे 2 महीने उनके इलाज के लिए। तो देखो, आजकल की साइंस में और उस समय में फ़र्क तो बहुत है। पहले तो इतना हम भी देखते रहे हैं, हमारे टाइम में भी साइंस ने इतनी नई प्रोग्रेस की थी। और जितने आजकल आपको फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल की, सारे इतनी मशीनें आ गई हैं और इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं। पहले कुछ नहीं था। पहले तो ऐसे ही होता था, घर का बुखार चढ़ा है तो घर की दवाई दे दीजिए, काढ़ा दे दिया और कुछ हल्दी वाला दूध दे दिया, कुछ ऐसी चीज़ें चलती थी। वो खास डॉक्टर के पास जाता भी नहीं था। छोटी मोटी, पहले किसी को पता ही नहीं था शुगर क्या होती है, बीपी क्या होता है।
होता ज़रूर होगा सब किसी न किसी, ये बात नहीं है, पर ना तो पहले कोई इतना चेकअप करते थे। मुझे याद है मेरी नानी को अटैक हुआ था जहाँ पे हमारे पास आए हुए थे, तो कभी पहले बीपी टेस्ट नहीं हुआ किसी का, उनका भी कभी नहीं हुआ था। तो ये बड़ी वाली बेटी जो मेरठ में है जिसके पास हूँ मैं, वो बीमार थी, तो उसको लेके हम डॉक्टर पे जा रहे थे, तो मेरे मदर ने बोला कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको ज़रा ले जाओ तो दिखा। और पता नहीं था कि उनको बीपी का इतना बड़ा अटैक हुआ उस समय। देखते देखते हमारे 2 दिन में उनको पैरालिसिस हो गई, देखते देखते। और वो 14-15 साल बेड पे रही। आजकल तो किसी को पैरालिसिस होता है, फिजियोथेरेपी होती है, कई ट्रीटमेंट होता है, ठीक हो जाते हैं, चलने फिरने भी लगते हैं, बोलने भी लगते हैं, सब कुछ है। मैं तब की बात कर रही हूँ, ये मतलब कि ये 68-70 के करीब की बात कर रही हूँ मैं, 69-70 की बात कर रही हूँ जब उनको हुआ। और फिर जहाँ ऑल इंडिया में उनको दाखिल कराया, वहाँ पे वे 2-3 दिन रहे, तो उन्होंने बोला जी इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। उस समय की बात कर रही हूँ, तब भी कोई इंतज़ाम नहीं था। और मेरे मामा जी उनको अमृतसर ले गए अपने साथ, अपने पास। आजकल तो किसी को होता है तो 15 दिन महीने में ठीक हो जाते हैं। तब का और आज का मेडिकल का तो बहुत फर्क है। तब तो आपको छोटा मोटा नज़दीक में डॉक्टर भी कोई नहीं मिलता था। आजकल तो हर मोहल्ले में देखोगे कोई ना कोई डॉक्टर होगा। आपको इमरजेंसी के समय कोई ज़रूरत पड़े तो जरूर कोई ना कोई डॉक्टर होगा। जैसे आपके फादर पुलिस में थे और लाहौर वॉज अ बिग सिटी, तो कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे जो उनके साथ काम करते थे या उनका आना जाना होता था? घर में आना जाना कोई नहीं होता था। हो सकता है वहाँ काम करते होंगे तो होते होंगे कोई, पर मेरा ख्याल वो इंडियन और मुस्लिम ही शुरू हो गया था उस समय जब मेरे फादर ने ज्वाइन किया। उस समय कोई ब्रिटिश कोई नहीं था जहाँ तक मुझे ध्यान है। आपके घर में पानी कहाँ से आता था? पानी नलके थे, तब टैप लगे हुए थे। हाँ, मतलब कि हम तो उसी में देखा है आते। और कोई लाहौर की चाइल्डहुड मेमोरी है आपकी जो याद है आपको? मुझे नहीं याद। इतना याद है मेरी नानी के घर में मेरी मासी का लड़का और मेरी और मतलब कि कज़न बुआ का लड़का, हम इकट्ठे बैठ के ऊपर छोटे छोटे तीनों मतलब कि इकट्ठे खेलते थे ऊपर। तो वो फ़ोटो भी कहीं पड़ी किसी जगह पे, किसी के पास तो होगी, मेरे मासी के लड़के के पास तो थी। वो दोनों बड़े थे मेरे से, तो वो बस इतना सा मुझे धुंधला सा याद है। क्योंकि मेरे को जब मैं छोटे 2-3 साल के बच्चे को क्या याद होगा, 3.5 साल की मैं होंगी तो मैं आगे जब 4.25 साल की होंगी। आपने बताया था कि आपके फादर जब ओलंपिक खेलने गए थे तब लाहौर में कुछ हुआ था, वो कब की बात है? लाहौर में तो मेरे फादर वहाँ से नहीं गए, वो वहीं खेलने गए थे कराची। अच्छा अच्छा। लाहौर में थे हम, तो कराची खेलने गए थे, तो तब हमारे घर पे अटैक हुआ था। ये कब की मुस्लिम्स बात का है? बात है, ये ये बिफोर पार्टीशन की बात है। अच्छा।
तो उन्होंने बोला था कि ये या आफ्टर पार्टीशन की, तो आफ्टर पार्टीशन भी हम 1 साल तो तकरीबन रहे हैं वहाँ पे। तो अटैक कर दिया था कि कुछ पता नहीं, उन्होंने ऑब्जेक्शन की थी कि ये क्यों है इनके घर में, या कुछ कैसा क्यों है मुस्लिम्स। तो फिर कराची गए हुए थे खेलने, तो फिर उन्होंने, मेरे फादर ने सिक्योरिटी मांगी थी कि मेरी फैमिली को खतरा रहता है। तो फिर 2 हिंदू 2 मुस्लिम पुलिस वाले घर पे रहते थे सिक्योरिटी के लिए, फैमिली के लिए। ओलंपिक्स तो वो यहाँ से खेलने गए थे, इंडिया से आकर, इंडिया में आकर। आपको इंडिया की फ्रीडम की न्यूज़ कैसे मिली थी, आपको याद है? आपको ये याद है कि ये सुन के आपको कैसा लगा था? छोटे बच्चे को क्या लगता है? फिर जब पार्टीशन की न्यूज़ मिली उसके बाद क्या हुआ? कि फ्रीडम तो मिल गई है पर हमारी कंट्री भी डिवाइड हो रही है। हमें कुछ नहीं फील हुआ, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा, उसको क्या पता है ये सब चीज़। वो तो धीरे धीरे जब हम बड़े हो रहे हैं, अब हो रहे हैं, अभी हमें इतना महसूस नहीं होता, क्योंकि हमने नहीं इसके दृष्टि के नाना जी जो थे वो थोड़ा आए थे, गाड़ियों में कत्लेआम हो रहा था, ऐसे ऐसे आए थे वो थोड़ा मुश्किल से आए थे। जैसे एक गाड़ी में ऐसे बड़े भर भर के ऊपर, कोई ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कुछ है, फिर उन्होंने मार दिया था, काट के किसी की बाजू में काट दी, किसी का कुछ ऐसे करके, वो ऐसे हालात में आए थे। हम तो बड़े आराम से आ गए थे, हमें तो पता भी नहीं। क्या हम तो सच्ची में बताएं कि हम अब पिक्चरों में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ था, हमने उस समय ऐसा कुछ नहीं देखा। अपनी छोटे बहुत थे और हमने देखा भी नहीं कि हम एक घर से निकल के इधर इंडिया में घर में आ गए थे। हाँ, हमें ये फ़र्क जरूर पड़ा था कि हमारा वहाँ का रहना सहना इतना अच्छा था, तो जहाँ जब हमारे छोटे से मकान में आए और वहाँ बिजली भी नहीं थी और पंप, पानी वाला हैंड पंप टाइप लगा हुआ था, तो थोड़ी प्रॉब्लम इसमें, हम छोटे छोटे थे, हमें तो भी इतना नहीं महसूस हुआ। तो आप पाकिस्तान से कब निकले थे? हम तो पार्टीशन के थोड़ी देर बाद ही निकले थे। और ये डिसाइड किसने किया था कि अब निकलना पड़ेगा? मेरे ग्रैंड मदर, तो मेरे ग्रैंडफादर की तो डेथ हो चुकी थी, तो ग्रैंड मदर ने डिसाइड किया था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पहले औरतों को भेजा, 2-2 करके, फिर आदमी लोग भी निकलने हुए, फिर सबसे बाद वो निकले थे। तो उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था कि निकलना पड़ेगा? वहाँ वायलेंस चालू हो गई थी क्या? हाँ, वायलेंस चालू तो हो गई थी, और उनको ये लगता था कि इधर जैसे इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका है, तो मुसलमानों का जहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है, हिंदुओं को जहाँ पे खतरा है कि रोज़ ही कोई ना कोई न्यूज़ सुनते थे, रोज़ ही होता था, तो किसी समय भी अटैक कर सकते हैं। आप अपने मोहल्ले में तो चलो नहीं, अपने मोहल्ले वालों ने भी कर दिया था, तो बाहर वाले तो किसी समय भी है, तो वो बोले थे कि जहाँ सेफ नहीं है। तो इंडिया ने जब एक बार बंटवारा हो गया तो फिर इंडिया में तो आना ही आना था, फिर वहाँ रहने का तो सवाल ही नहीं होता था। इंडिया आने की पूरी स्टोरी बताइए, कौन कौन कैसे कैसे आया था आपकी फैमिली से?
मैंने बताया ना कि मेरे फादर का तो पुलिस स्टेशन आ गया। बाकी सारे वैसे घर के लोग ऐसे ही आए थे, जैसे दो दो करके टांगे में आए थे और कैंप में छोड़ दिया था उसने। और घर से तो निकले, कोई सामान लेके थोड़ी निकले थे हम लोग। वहाँ से कोई सामान नहीं लेके निकले, सारा सामान एज इट इज़ वहाँ छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान लेके निकलते तो किसी को शक होता, किसी को पता लगता कि ये यहाँ से जा रहे हैं या छोड़ के कुछ जा रहे हैं। हाँ, बाकी जो हमारा वहाँ पे पैसा और वो था, वो सारा, ये जितनी ज्वेलरी होती है वो लोगों की भी पड़ी हुई थी हमारे पास, ब्याज वाली। कि हमारा खानदानी काम तो वही था, पेशा तो वही था, तो वो भी थी। इतनी बोरियां भर भर के चांदी और सोने की हमारे कोचवान ने जो है ना नीचे रख के, टांगे के सीट के नीचे ऊपर घास डाल के तो निकाली। इतना सिंसियर था। जब भी छोड़ने जाना एक आध ले जाना बीच, और वहाँ जाके उनको दे देंगे। वो बात अलग है कि जहाँ आके हमारे खुद के ही रिश्तेदार मुकर गए और कुछ मिला नहीं हमें। यानी कौन था वो मेरे फादर का कज़न था, मेरे ताया जी का लड़का। उसने 4 जनेऊ का हिस्सा अकेले ले लिया। उसको तो आधा मिलना ही मिलना था, बाकी और 4 का हिस्सा 2 मेरे ताया थे। एक को तो उसने अपने साथ मिला लिया, और एक ताया बेचारे मेरे इसी सदमे को लेके घर से निकल गए, उनका पता ही नहीं चला। और एक मेरे चाचा का और मेरे पापा का और मेरे ग्रैंड मदर बेचारे का। तो वो, पर हमारा वहाँ पे कोई ऐसा नुकसान वाला काम नहीं हुआ वहाँ पे इंडिया और अपना पाकिस्तान। हाँ, घर जरूर लगाया ऐसे छोड़ के आए, कपड़े वपड़े सब, वो थोड़े बहुत छोटा बहुत बैग ले लिया, छोटे 2-4 जोड़े डाल लिए, वो बात अलग है। आपको याद है आपने अपने लिए क्या क्या रखा था वहां से लाने के लिए? कोई खिलौने या कुछ? तो वहां से टांगे में बैठ के आप कहाँ पहुंचे थे? इंडिया कैंप, अमृतसर के। अब उसको मैं, हाँ, अमृतसर के इंडिया, अमृतसर से पहले यही जो वाघा बॉर्डर का एरिया होगा, इसी जगह पे होगा। तो कैंप में कैसी सिचुएशन थी? कैंप में कैसा था सब कुछ? कैंप में जो आप आजकल देखते हो, कैंपों में टेंट लगे होते हैं, टेंटों में आपको होता है खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, कपड़े डिस्ट्रीब्यूट होते हैं लोगों को। जितनी देर तक उनका आगे जाने का सोर्स नहीं बनता, फिर वो वहाँ रहते हैं और वहाँ उनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। खैर, हम तो रुके ही नहीं ना कैंप में। हम तो जैसे ही आए तो आगे हमारे लेने वाले जैसे आए होते थे तो हम चले जाते थे। आप कईयों के तो रिश्तेदार या कुछ कोई पहुंच नहीं पाता, कोई दूर है, उस समय इतनी आने जाने की फैसिलिटी भी तो नहीं होती थी। उसके बाद कैंप से निकल के आप कहाँ गए थे? अपने घर, अपने फादर के साथ। किस जगह पे? मीरठ में? नहीं, अमृतसर। मेरे फादर अमृतसर में थे। मेरठ तो बड़ी बेटी की ना शादी हुई है। हम तो अमृतसर ही रहे हैं और अमृतसर ही मेरी शादी हुई है। इसके पापा भी, नाना जी भी अमृतसर से ये थे,
उनकी भी एजुकेशन वहीं से हुई है और उन्होंने चंडीगढ़ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी अपना। तो फिर पोस्टिंग भी उनकी पंजाब में ही हुई, उसके बाद हिमाचल में हो गई। फिर हिमाचल में हम बहुत साल रहे। हिमाचल के बाद फिर वो डेपुटेशन पे दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली बहुत साल ITDC में उन्होंने काम किया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में वो अपना चीफ इंजीनियर भी रहे हैं, फिर चेयरमैन भी रहे हैं। तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी हैदराबाद में, तो फिर रिज़ाइन कर दिया था। ये बच्चे लोग छोटे थे तो मैंने कहा मैं इनकी पढ़ाई खराब करके साउथ में नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने 2 महीने छुट्टी लेके रिज़ाइन कर दिया और फिर हमने अपना बिजनेस शुरू किया। बाद में अपना बिजनेस फिर करते रहे। उसके बाद आपको कंप्लीटली सेटल होने में कितना टाइम लगा था? देखो 2 साल 3 साल तो लग ही जाते हैं। हमें फिर मकान भी दूसरा मिल गया, अच्छा मिल गया और अलग से मिल गया। और फिर मेरे फादर का तो देखो पहले लोकल था, फिर उनको मैच खेलने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। फिर पोस्टिंग भी उनकी बाहर हो गई, तो लोकल नहीं रही। फिर उनकी पोस्टिंग नॉन फैमिली स्टेशन होने के कारण मेरे मदर ने शिफ्ट नहीं की। हम लोग अमृतसर ही रहे। हमारी स्कूलिंग कॉलेज हम तीनों बहनें पढ़ने वाली थी, तो वो अमृतसर ही रहे। आपको निकलते वक्त ऐसा लगा था कि उस टाइम पे जैसे कई लोगों को ये लगा था कि कुछ दिन की बात है, टेम्परेरी है, हम वापस आ जाएंगे अपने घर, आपको याद है ऐसा कुछ आपकी फैमिली ने? देखो मेरे को तो कुछ नहीं लगा था, हमारे घर वालों को भी नहीं लगा था किसी को, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे तो उनको तो पता ही था कि अब ये जो पार्टीशन हो गई है तो अब ये बॉर्डर तो बाद में बना था, तो पहले तो ऐसे ही था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वापस आ जाएंगे। जब बड़ों को, मैं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ, क्या हमें तो कुछ पता ही नहीं। और आप जहाँ कैंप में रुके थे, जैसे आपने कहा कि आपने खुद ने वायलेंस नहीं देखी, पर आप जहाँ कैंप में रुके थे वहाँ आपको कोई याद है जिसकी स्टोरी आपको याद हो? हम रुके ही नहीं ना। हम तो इधर से मेरे फादर के फ्रेंड ने, उधर मेरे फादर खड़े थे तो उनको हमें पकड़ा दिया, जैसे कोई आपस में 2 डील करते हैं खड़े हुए आदमी, एक चीज़ देता है एक लेता है, वैसे उसने हम दोनों को आगे कर दिया। मेरे फादर लेके घर चले गए, जीप में बैठा के लेके। तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपकी यहाँ यानी अमृतसर में जो आपका घर था, वहाँ आप और किसी रेफ्यूजीज को जानते थे जो आए थे पाकिस्तान से? बहुत थे, सारे बहुत सारे आए हुए थे, बहुत सारे थे, क्योंकि वहाँ तो पूरे जो मतलब कि मोहल्ले के मोहल्ले ऐसे थे। उनमें से कोई आपका फ्रेंड था या आपको किसी की स्टोरी याद है? मेरी फ्रेंड सारी वहाँ की लोकल थी, वहाँ के रहने वाले थे, वहीं के सेटल थे, इंडिया के ही थे, वो उधर के नहीं थे। स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स बने। फिर 48 में जब गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उस समय याद है आपको क्या हुआ था? यानी हमने सुना था, पढ़ा,
सुना था, पढ़ने के भी इतने काबिल नहीं थे उस समय 48 में। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या आता है उसमें पढ़ना। इसके बाद भी जैसे हमारी कंट्री में रिलीजन के बेसिस पर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो उसके पहले तो आपको खुद को पर्सनली पार्टीशन के बारे में क्या फील होता है? मतलब कि वो जब जैसे 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया था चाइना के साथ मिलके, तो तब मेरे फादर ने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि उनकी सेहत उस समय अलाउ नहीं कर रही थी कि वो पुलिस में काम कर सके। तो उस समय थोड़ा, मेरी तो खैर शादी हो चुकी थी, मिंटी थी छोटी सी, ये मेरठ वाली जो बेटी ये छोटी सी थी। तब हम धर्मशाला में रहते थे, हमने खुद देखा सब कुछ। तब उन्होंने, मेरे फादर ने तो दिल्ली शिफ्ट कर लिया था उसी समय, और मेरी वो आप दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो बाद में अटैक हुआ। मैं भी अमृतसर में थी उस समय, तो मेरे मदर ने मुझे मेरे ससुराल भेज दिया था उसी समय शाम को, जैसे ये बम्बार्टमेंट हुई थी। तो हम तो उसके बाद उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे मदर और ग्रैंड मदर को उन्होंने दूसरे दिन ही गाड़ी भिजवा के अमृतसर में तो दिल्ली बुलवा लिया था। और फिर मैं भी धर्मशाला वापस चली गई थी इनके साथ। और जैसे ही हम धर्मशाला में घुसे और वहाँ पे लाइटें वाइटें खूब जल रही थी, वो तो खैर हिस्सा मुझे पूरा याद है 65 का। तो हमारे घर के हार्डली 1.5 किलोमीटर की दूरी पे मतलब कि बम्बार्टमेंट हुई, बम गिरा। एक पुल था, एक्चुअली वहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया है, एक योल कैंट है कोई 5-10 किलोमीटर की दूरी पे। उनका वो जो निशाना था वो था। अब वो बच गया और ये किसी ऐसे एरिए में गिर गया। हम सुबह देख के आए थे वो एरिया जहाँ गिरा था। तो उसके बाद 1.5-2 मिनट तकरीबन इनके 2 फ्रेंड्स थे पठानकोट में, वो हमारे पास आके रुके थे, पूरी फैमिलीज। वो अपना घर छोड़ छाड़ के उनको, क्योंकि पठानकोट भी सारा कैंटोनमेंट का है, मिलिट्री एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी अटैक बहुत वो होते रहे हैं। तो वो वहाँ हमारे पास रुके थे। तब पूरा मतलब कि उस टाइम में खाना पीना धर्मशाला में तो वैसे ही बहुत मुश्किल मिलता है, क्योंकि सारा सामान नीचे से जाता है पठानकोट से। तब तो इतनी बसें भी नहीं चलती थी, अब तो बाय एयर भी हो गया है धर्मशाला। एक सब्जी की दुकान सारी मार्केट में होती थी, मतलब कि तब तो वहाँ भी खाने पीने का सामान इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था। तो वो मुझे याद है 65 का, उस समय का देखा था। ये सब देख के कैसा लगा था? अब तो आप थोड़े बड़े भी हो गए थे। हाँ, बड़े, शादी हो गई, सब कुछ तब तक तो हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। वही देखो, घर बार तो उस समय भी लोगों ने, बहुतों ने छोड़ा। उस समय अमृतसर से सारे सरदार दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, बहुत सारे साथ। और ये पंजाबी बाग का तो एरिया बना है ना, ये तभी बना था। आप देखो कि वहाँ पे मोस्टली सरदारों की कोठियाँ, बाकी दूसरी भी हैं बीच में, पर ज़्यादा। वो हमने दिल्ली में देखा था, रीगल की बिल्डिंग जलाई जब इन्होंने कनॉट प्लेस में रीगल की बिल्डिंग जला दी थी, और इंदिरा गांधी पे गोली चली थी जब।
शादी के बारे में बताइए, आपकी शादी कैसे तय हुई थी? हमारी शादी नॉर्मल वे से तय हुई थी। देखा, जैसे उन्होंने मुझे देखा और बस तय हो गई। और मैं 3rd ईयर में तब पढ़ती थी जब शादी तय हुई। और 1 साल हमारी एंगेजमेंट रही थी, 1 साल पूरा। जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया, 1 हफ्ते के बाद ही शादी थी हमारी। और शादी के बाद हम फिर तब बाहर रहे हैं। हमारा इनकी पोस्टिंग उस समय पठानकोट में थी। पठानकोट से हमारी फिर ट्रांसफ़र धर्मशाला में हो गई। हम फिर वहाँ हिमाचल में बहुत साल रहे हैं, 4-4.5 साल रहे हैं। फिर वहाँ से थोड़ी देर हम आके पठानकोट रहे, फिर चंडीगढ़ रहे, फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में तो बहुत सालों से फिर हम मतलब कल वो जो भैया आए हुए थे दृष्टि के मामू, 68 में वो पैदा हुआ है। मतलब मैं 68 में ही आ गई थी पठानकोट से। तो तब से हम दिल्ली में ही हैं। इतनी आपको क्योंकि अपना घर छोड़ना पड़ा, डेफिनेटली आपको पार्टीशन के बारे में ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता सोच के। आपको ऐसा लगता है कि उस समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कंट्री ऐसे डिवाइड नहीं होती? वो तो देखो, अब हमें उस समय की बात करो तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हम छोटे थे बहुत। आज के हालात जो हम देखते हैं, जो कुछ करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये जो सुनते हैं पुरानी बातों को या पुराने हालात को, तो हम सोचते हैं कि हाँ हो सकता था। पर उस समय ना इनके दिलों में ना जहर ज़्यादा उगल चुका था। और सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स में बहुत गड़बड़ हो चुकी है। तो पॉलिटिक्स के कुछ आदमी जो है ना, वो आपस में इधर उधर की करते रहे, जिसकी वजह से ये हुआ है सारा कुछ। अगर देखो, हिंदू मुस्लिम कोई मतलब कि पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। आपस में भाई बंधु दोस्तों की तरह रहते थे। सब कुछ एक मोहल्ले में होता था, सब एक जैसे आना जाना, मिलना जुलना, सब कुछ होता था। ये जो जितना कुछ हुआ है ना, ये पॉलिटिकल उसके वजह से हुआ। फिर जब आपका कॉलेज ख़त्म हो गया, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। कॉलेज 63 में मेरी ग्रेजुएशन हुई, 1 हफ्ते के बाद ही शादी थी। 62 में सगाई हुई थी। तो बस फिर शादी के बाद तो वही है। फिर शादी के बाद आप कहाँ रहते थे? पहले तो पठानकोट में रही हूँ थोड़ी देर, 4-6 महीने। उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र हिमाचल हो गई। हिमाचल में हम फिर धर्मशाला में 4-4.5 साल रहे हैं। पोस्टिंग इनकी चेंज होती रही है, तो वो पूरा एरिया कुल्लू मनाली तक इनके पास, ऊपर मढ़ी तक था सारा एरिया। तो जाते रहते थे, बीच में टूर पे जाते रहते थे। डलहौजी भी था इनके पास, तो डलहौजी भी आना जाना बहुत रहा, सब रहा। और उसके बाद फिर हम वहाँ से इनकी ट्रांसफ़र मनाली उसके हो गई, मंडी हो गई। मिनिस्टर ने आके नॉन फैमिली स्टेशन पे कर दी। कोई टिंडी वैली है वहाँ पे, तो इन्होंने जाने से इनकार कर दिया कि मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस नहीं है लॉ कर दे। तब ये भैया पैदा होने वाले थे। फिर इन्होंने हमें तो मुझे दिल्ली भेज दिया मेरी मदर के साथ। तो आप ये मंडी में रहे थोड़ी देर, तो फिर वहाँ से फिर ये इधर डेपुटेशन पे दिल्ली आ गए ITDC में। तो फिर दिल्ली ITDC में बहुत सारा काम किया है।
एज ए मतलब कि एज ए SDO यहाँ पे लगे थे, डिविजनल ऑफिसर लगे थे, तो 2-3 प्रमोशन इसमें हुई। तो चीफ इंजीनियर से भी ऊपर इनकी पोस्ट हो गई थी। तो और क्या यानी अंकल के बारे में और कुछ बताइए, वो कैसे थे? और अंकल बहुत अच्छे थे, सब कुछ ठीक था, हमारी लाइफ भी बड़ी अच्छी रही है। बहुत घूमी हूँ मैं, खुद ड्राइव करते थे, उनको ड्राइव करने में मज़ा आता था। ड्राइवर पसंद नहीं था, ड्राइवर को नहीं साथ रखते थे, तो घूमते फिरते रहे हैं। कोई एरिया हमने नहीं छोड़ा जहाँ हम नहीं घूमने गए हुए, हिमाचल का, इधर नॉर्थ का सारा। तो बस उसके बाद बच्चों की भी टाइम पे शादियाँ हो गई, सब सेटल हो गए। जिसने CA करा, बेटे ने इंजीनियरिंग करी। सिर्फ बड़ी वाली बेटी की शादी जल्दी कर दी थी, बस उसका कुछ चांस ही ऐसा बन गया कि उसी समय अचानक 3-4 ऑफ़र ऐसी आ गई थी हमें, तो हमें एक को सिलेक्ट ही करना था। तो फिर उसको आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो बहुत अच्छी सेटल्ड है। उसकी जब शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चे सेटल हो गए, बच्चे दोनों बड़े हो गए, मॉडलिंग करती है वो। आपने महक का नाटक देखा होगा, जिंदगी की महक, एक सीरियल आता है जी TV पे, उसमें पुराने वाले में पम्मी आंटी जो होती है, कभी ध्यान हो तो वो सीरियल आजकल रात को अनमोल जी अनमोल पे रात को 9 बजे आता है, कभी कभी 10 बजे आता है। पुराना चल रहा है वो। क्वीन पिक्चर देखी थी? क्वीन में जो वहाँ पे आंटी होती है, पंजाबी आंटी, वो इंडिया इसकी सर्फ एक्सेल की ऐड देखते हो? TV में बहुत आती है, जो बोलती है इसको तो रगड़ना पड़ेगा, वो बहुत ऐड करती है। अब वो उसकी एज 54 की होगी अब, लेकिन स्टिल शी इज। अभी उसकी YouTube पे 2 पिक्चरें आई हुई हैं पीछे, एक तमस है और एक और है, कुछ पता नहीं क्या नाम है, मुझको भूल गई वो है। तो वो TV सीरियल, और उसको बॉम्बे की बहुत ऑफ़र आती हैं, लेकिन वो बॉम्बे करती नहीं जाती। दिल्ली में जो होती हैं, दिल्ली की शूट होती है, वो करती है, क्योंकि बॉम्बे जाके रहना पड़ता है, तो फैमिली छोड़ के वो जा नहीं सकती। हालांकि बच्चे ठीक है, बड़े बेटे की शादी हो गई है, उसकी बेटी है, पोती है मतलब कि हमारी, तो छोटा बेटा उसमें लंदन में नोटिंगम में वहाँ पे पढ़ रहा है, वो M.Tech कर रहा है स्पोर्ट्स के बारे में। उसके 2 बेटे हैं उसके, तो अब वो अपना कोई हो, कभी ऑडिशन के लिए दिल्ली आती है, कभी शूट के लिए आती है, और आजकल तो वो बहुत सारे इवेंट्स में एज ए जज बन के जाती है। तो इसलिए सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे सेटल्ड हैं, फर्स्ट क्लास। इसकी दृष्टि की छोटी मासी, उसने MBA करा हुआ है, वो पहले दुबई में थी, अब इंडिया आ गई है, गुड़गांव में, और उनका भी अपना यहाँ पे है सेटल्ड। अब मैं अकेली थी जब इनकी डेथ हो गई, तो फिर मुझे बड़ी वाली दीदी अपने साथ ले गई थी, अकेले नहीं छोड़ा, ये अकेले रहने नहीं देंगे मेरे को। तो मेरे तकलीफ़ भी काफ़ी है,
तो वो कहते कि नहीं। फिर मैं तब से 3.25 साल हो गए वहाँ रहती। बस मैंने तुम्हें सब सपना सुना दिया। दुबई हम बहुत घूमे हैं। जब ये दीदी थी तब साल में 2 बार जाते रहे हैं। तो कोई दुबई की जगह नहीं छोड़ी होगी जो हमने नहीं देखी होगी। बाद में तो फिर हालत ऐसी हो गई थी कि हम मॉल में जाके बैठ जाते थे। मैं चल नहीं सकती थी। अभी तो पीछे 2-3 बार मुझे व्हील चेयर पे ले गई थी अंदर, जब व्हील चेयर अरेंज हो गई। अब तो जाना ही छोड़ दिया था। और अब मैं तो मेरठ से दिल्ली भी नहीं आती। मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मेरे को इतनी बड़ी हुई है ना प्रॉब्लम, ये पैर पे स्वेलिंग इतनी आ रखी है। वहाँ मेरे कुछ ना कुछ दवाई चलती रहती है, कोई लगाती रहती हूँ, वो कुछ है तो मेरा ठीक रहता है। फिर बाहर आके मेरा सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, तो इसलिए मैं आती नहीं। इस पे कम है, उस पे ज़्यादा है। अब वहाँ जाके 1 हफ्ता मुझे लगेगा अपने आप को ठीक करने में, सेटल होने में। मेरी मालिश वाली आएगी, मेरे को जो रोज़ बर्फ़ की आइस का पैक शेक करती है वो करेगी, कुछ करेगी, थोड़ा फिर रूटीन में आकर। आपको बचपन की तो ऐसे ज़्यादा यादें हैं नहीं, पर आपको कभी भी ऐसा मन हुआ है कि आप वापस पाकिस्तान जाके देखें? क्योंकि हमें कुछ याद नहीं ना था, तो हमें पाकिस्तान का इतना क्या याद है। हम क्या देखेंगे जाके। अब हमसे जो बड़े होंगे वही देख सकते हैं ना कुछ है। अब इसके दृष्टि के मौसा जी गए थे, वो मेरे से उन्होंने मेरे घर का एड्रेस पूछा था कि कहाँ था आपका घर, तो वो देख के आए थे जाके। वो कहते वैसे का वैसा ही घर है, अंदर पार्टीशन हो गए हैं, लोग कई सारे लोग उस घर में रहते हैं, बाहर से वैसा ही दरवाज़ा है। तो अब जो बड़े लोग हैं तो मतलब कि इतने हमें तो कुछ पता ही नहीं ना, हम क्या देखेंगे जाके या कुछ करें, हमें तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, मेरे मदर गए थे एक बार, मेरे फादर खेलने गए थे वहाँ मैच, तो वो साथ गए थे। तो वो कहते थे कि हम दोनों घरों में मैं देख के आई एज इट इज़ है। उनके घर में जो उनका घर था कृष्णा नगर में, तो कहते हैं कि हमारे हाथ के टेबल क्लॉथ वहाँ पे बिछे हुए हैं अभी तक, हमारे हाथ के बने हुए, क्योंकि ऐसे ही घर छोड़ के आए ना सारे लगे लगाए सामान सारा। तो कहते हमारे हाथ के बने हुए टेबल का, तब यही तो काम होता था। लड़कियां घर में बैठ के यही तो काम करती थी, ऐसे काम करती थी। को बाहर घूमना घामना थोड़ी होता था, बाहर कोई एंटरटेनमेंट, कोई पिकनिक, कोई पिक्चर, कोई मतलब कि ऐसे नहीं होता था। खाली जो टाइम मिला पढ़ाई के बाद, वो थोड़ी देर ये दिन को ये सिलाई कढ़ाई का ऐसे कुछ ना कुछ काम करते थे, और फिर खाना बनाना सीखना होता था, फिर खाना बनाते थे। तो इसलिए इतना कोई एंटरटेनमेंट के ना सोर्स थे, ना कोई इतना ध्यान रखता था। अब तो इंडोर गेम्स भी बहुत आ गई हैं, पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता था। बहुत ज़्यादा होते थे तो गुड्डे गुड्डियों से खेलते थे ये लोग, जिनको शौक होता था। मैं तो खैर खेली नहीं, मेरे को नहीं था। आपने इतनी पूरी लाइफ जी है, तो इससे आपकी लर्निंग, आपने क्या एक चीज़, आपने इतनी पूरी लाइफ जी है, तो कौन सी ऐसी कुछ बातें जो आपने सीखा है लाइफ से? देखो,
लाइफ से आदमी बहुत कुछ सीखा है कि आपकी ज़िंदगी में देखो ये सब चीज़ों का ना आफ्टर मैरिज ही पता चलता है आपको। शादी से पहले आपको कोई इतना कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज़ माँ बाप से मिली होती हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो कुछ ऐसे आपको ये सब प्रॉब्लम्स और ये कुछ नहीं पता चलती। लेकिन शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई रिलेशंस में होता है, कोई अपनी ज़िंदगी में देखो ज़िंदगी जो है ना वो है ही ना नाम उतार चढ़ाव का, और इसमें आपको सामना करना पड़ता है, और हमने भी किया है, और वो तो चलते ही हैं। और आदमी को इन सब से लड़के अब आदमी कुछ कर तो सकता नहीं, अब जीने हैं जितनी देर उतनी देर तो जीना ही, ऐसे ही जी रहे हैं बस। ठीक है, हमारी जो जनरेशन है, जो आपके ज़माने की बातें सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, और इसके भी बाद वाली जनरेशन को, हम लोगों की जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, आजकल के टाइम की जनरेशन है, और ये जो है आपस में ये जो थॉट्स का और उसका जो डिफरेंस आता है, जनरेशन गैप है, तो जिसमें आपको आजकल की जनरेशन को एक्सेप्ट तो करना पड़ता है, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मुश्किल होगी। तो थोड़ा अपने आप को, थोड़ा बच्चों को करना पड़ता है एडजस्ट, थोड़ा माँ बाप को करना पड़ता है, तभी गुजारा चल सकता है।